मैं रमेश चंद्र मीना, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पूसा प्रियंवदा की कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू पर केंद्रित होंगे। वापसी कहानी पूसा प्रियंवदा की काफी चर्चित कहानी है। हम आज की कक्षा इसी पर केंद्रित कर रहे हैं। तो आप जो सुनेंगे या व्याख्यान के बाद, जब व्याख्यान कंप्लीट होगा उसके बाद आप जो चीजें जान सकोगे, पारिवारिक रिश्तों में किस तरह से बदलाव आ रहा है, इसका पता चल सकेगा। कहानी का नायक गजाधर बाबू है और गजाधर बाबू किस तरह के व्यक्ति हैं। सहज, सरल, स्नेहिल व्यक्ति है, ईमानदार है अपने कर्तव्य के प्रति। वो पारिवारिक भूमिका बखूबी निभाने वाला है, यानी परिवार में उसकी मुख्य भूमिका रही है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य किस तरह से व्यवहार करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा जब हम ये देखेंगे कि परिवार में मुखिया जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर के साथ ही उसकी उम्र होती 60 के पार। 60 के पार व्यक्ति में कुछ चीजें दिखाई देती है। अकेलापन, और अकेलेपन के साथ कई दुश्वारियां हैं जो इस कहानी से अच्छी तरह से आप वाकिफ हो सकते हैं। परिवार में मुखिया के अलावा कई सदस्य होते हैं, और सारे सदस्य उससे उम्र में कम ही होते हैं। उसे जिसे युवा पीढ़ी कहते हैं, तो युवा पीढ़ी का अंतराल जो बढ़ता जा रहा है और परिवर्तन आ रहा है, ये हमें दिखाई देगा। वापसी कहानी भारतीय परिवार की संरचना को बताएगी। ये दूसरी बात है कि 60वें छठे दशक में ये कहानी लिखी गई थी, लेकिन आज का पारिवारिक संरचना किस तरह की है यह हम भली भांति परिचित हो सकेंगे। अंतिम बिंदु रहेगा जानने का, ये कहानी हमें बहुत कुछ नया देती है, बहुत कुछ आगे का देती है, जिसे मैं कह सकता हूं नए विमर्श का आगाज करती है। रचनाकार का परिचय जान लेना बहुत जरूरी है। पूसा प्रियंवदा मूलतः कथाकार रही है। आपका जन्म 1934 में कानपुर में हुआ। एमए अंग्रेजी से किया और अमेरिका में प्रोफेसर होकर के अमेरिका ही रह रही है। वहां रहते हुए इन्होंने कई कहानियां और कई उपन्यास लिखे। हिंदी जगत में कहानीकारों में इनका स्थान आता है। इनके साथ रचनारत रही मन्नू भंडारी आज भी हमारे साथ है, इसी देश में है। कृष्णा सोबती पिछले महीने ही जिनका स्वर्गवास हो गया। आपकी रचनाओं का परिचय इस तरह से देख सकते हैं। आपने करीब 6-7 उपन्यास लिखे। 55 खंबे, लाल दीवारें, रूपों की नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतरवासी, नदी, भया कबीर उदास, ये इनके लगभग लेटेस्ट उपन्यास है। भया कबीर उदास, ये जो करीब आधा दर्जन उपन्यास आपको दिखाई दे रहे हैं, इन उपन्यासों के बारे में इसलिए बता देना जरूरी है कि इनकी विषय वस्तु लगभग सभी की स्त्री विशेष पर केंद्रित रही है। यानी स्त्री विमर्श या स्त्री सशक्तिकरण जो चल रहा है उसके इर्द गिर्द विषय वस्तु रही है। स्त्री चेतना की कहानियां हैं और स्त्री का अकेलापन, संत्रास, घुटन, आधुनिकता जो दिखाई देती है या वैवाहिक जीवन आदि पर केंद्रित है। आज हमारा विषय है कहानी, और संयोग से इन्होंने कई कहानियां लिखी है। इनके संग्रह इस प्रकार आए हैं: जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा और कितना बड़ा झूठ। इसके अलावा मेरी कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां नाम से संग्रह है।
इन कहानियों की विषय वस्तु कुछ हद तक वैसे ही है जिस तरह से उपन्यासों के बारे में मैंने बताया। इनकी कुछ उपन्यास हो या कहानियां, इनका विषय स्त्री के आसपास रहा है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक चेतना पर भी इन्होंने, और प्रेम और स्त्री विपर्श, दाम्पत्य जीवन के इनके विषय रहे। ऐसे में आप ये देखेंगे कि जब इन्होंने इतनी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, स्त्री जीवन केंद्र में रहा है, लेकिन जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं ये सबसे अलग हट करके उपन्यासों से भी और इनकी ढेर सारी कहानियों से भी, जिसके बारे में हम पूरा विवरण के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले इनकी कहानियों में क्या आता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपकी रचनाओं में स्त्री व्यक्तित्व उभर कर आता है। स्त्री अस्मिता, स्त्री विमर्श तो मनुष्य का मन केंद्र में रहा है। उच्च वर्गीय समाज, पात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं, स्त्री भी इसी वर्ग से रही है। कहानियों में प्रेम तत्व, देहवादी पवित्रता का निषेध है। कहानियों में बदलते स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण हुआ है। स्त्री सवालों से टकराती हुई उपन्यासों की नायिकाएं हैं। ऐसे में आपकी खास चर्चित व अलग हटकर कहानी है वापसी। ये कहानी मुख्य पात्र है जिनका गजाधर बाबू के चरित्र के बतौर व्यक्ति के परिवार में बढ़ते अकेलेपन, अजनबियत के साथ समाज में तेजी से आ रहे पारिवारिक बदलाव है। बदलते रिश्तों और मूल्यों का पता चलता है। कहानी परिवर्तन के मूड को समय से पहले अभिव्यक्त करती है। छठे दशक में कहानीकारा द्वारा ऐसे विषय पर कहानी लिखने पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया सुननी पड़ी थी। इस कहानी के लिखने के बाद या जब ये आलोचकों के सामने आई तो कई तरह के सवाल उठे। सवाल पहला ये था कि इस कहानी की जो विषय वस्तु है वो भारतीय संस्कारों से अलहदा है। पाश्चात्य या यूरोपियन समाज में जो घटित हो रहा था, या संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार बढ़ रहे थे, और ऐसी चीजें भारतीय पारिवारिक संरचना में नहीं थी। इसलिए आलोचकों ने यह सवाल उठाया था कि ये पाश्चात्य जगत की कहानी है जिसका भारतीय संस्करण कर दिया गया है क्योंकि नाम भारतीय है। हम आज जो बात कर रहे हैं इस कहानी के मुख्य पात्र पर केंद्रित होना चाहेंगे। कहानी का मुख्य पात्र या नायक, किसी भी रचना में पात्र महत्वपूर्ण होता है। आप उपन्यास पढ़ें या कहानी, वैसे तो साहित्य की कोई भी विधा होगी बिना पात्र के संभव नहीं हो सकती, नाटक हो या एकांकी, सिवाय निबंध के, क्योंकि निबंध में कोई पात्र नहीं होता, एकमात्र। हालांकि कविता में भी ये चीज दिखाई देंगी कि वहां भी पात्र मूर्त या मूर्त रूप में हो सकता है, नहीं होता है तो निबंध में नहीं होता। लेकिन कहानी और उपन्यास की आत्मा कह सकते हैं हम कि अगर पात्र न हो तो चल ही नहीं सकती। तो इस कहानी के बारे में जैसा कि आपको मैंने बताया, कहानियां कई लिखी गई है और कई मशहूर हुई है। उसी में से जिस तरह से उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जितनी मशहूर हुई, पहली कहानी कहलाती है, आज भी उसे हिंदी जगत याद करता है। उनकी 3 कहानियां थी, उसमें से एक कहानी सभी को याद है जो कहानी का पाठक है। तो ऐसे में जहां तक मैं समझ पाया हूं उसी तरह की ये कहानी है वापसी। उषा प्रेमवदा की कहानियों में भी एक अलग जमीन तोड़ती हुई कहानी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? इसी पर हम पूरी तरह से केंद्रित है आज। तो देखिए, किसी भी रचना में पात्र महत्वपूर्ण होता है। इस रचना का पात्र है गजाधर बाबू, जिसका अन्य पात्रों से संबंध और सरोकार दिखाया जाएगा। अन्य पात्रों के संदर्भ में चरित्र का विश्लेषण होगा
परिवेश परिस्थिति अन्य पात्रों के घात प्रतिघात से गजाधर बाबू के चरित्र का उभरता हुआ विकास दिखाया जाएगा। अंततः कहानी का मुख्य पात्र या कहानी का नायक पाठक के सामने आता है। एक अदत्त व्यक्तित्व होता है किसी कहानी का नायक। इसी तरह से वापसी का नायक गजाधर बाबू के अलावा भी यहाँ कुछ गौण पात्र हैं, सभी कहानियों में होते हैं। मुख्य पात्र गजाधर बाबू और परिवार के सदस्य, सभी सदस्य गौण पात्र की श्रेणी में आते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि गौण पात्र भी हम दो भाग कर सकते हैं, गौण पात्र और नितांत गौण पात्र। नितांत गौण पात्र में दो पात्र आते हैं। एक तो इनकी बड़ी बेटी जिनका जिक्र एक ही लाइन में आया है। दूसरा पात्र हम कुछ हद तक कह सकते हैं, वो पात्र है गणेशी, जो शुरू में दिखाई देता है और शुरू के बाद फिर वो हमें कहानी में साक्षात रूप से नहीं आएगा। फिर वो परिवार भी पहुंच जाते हैं तो पारिवारिक पात्रों से मुलाकात होगी। इस तरह से तीन तरह के पात्र हो गए, मुख्य पात्र, गौण पात्र, अति गौण पात्र। अति गौण पात्र में इनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम अगर आप कहानी को ढंग से पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे कि एक पात्र और है जिसका जिक्र एक ही बार आया और शादी होकर के वो चली गई, बस उसका रोल या क्यों नहीं है इसके बारे में हम इसलिए कह सकते हैं कि गौण पात्र की मुख्य भूमिका होती है। कहा जाता है कि गौण पात्र मुख्य पात्र के चरित्र को विकास जिसे हम कहते हैं इन्हीं पात्रों के बल पर होता है। अगर गौण पात्र न हो तो मुख्य पात्र ऊपर नहीं उठेगा। उसके चरित्र का विकास कैसे होना है ये गौण पात्र ही करवाते हैं। गौण पात्र इसलिए कहलाते हैं कि वो कुछ देर के लिए आते हैं और अपनी भूमिका खत्म कर देते हैं। जरूरी नहीं कि वो कहानी के अंत तक ही चले, लेकिन हर पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका इस सेंस में होती है कि वो जो मुख्य पात्र होता है उसको, उसके चरित्र को एक ऊंचाई तक, चरम सीमा तक पहुंचाने में यही मदद करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये भलीभांति जान सकेंगे कि आखिर गजाधर बाबू की क्या भूमिका है। चूंकि हम गजाधर बाबू पर आधारित होने वाले हैं, केंद्रित होने वाले हैं, ऐसे में विद्यार्थियों को पता चलना चाहिए कि कहानी आखिर क्या है। कहानी के बारे में हम बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ गजाधर बाबू के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। इसलिए हम ये देख लें सार संक्षेप में कहानी क्या है। अति लघु रूप में कहानी की शुरुआत गजाधर बाबू जहां 35 साल से काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अपने परिवार तक आती है। कहानी के मध्य में गजाधर बाबू अपने परिवार में अपनों के साथ खून के रिश्तों को नजदीकी से अनुभूत करते हैं। रिश्तों में पति पत्नी, पुत्र, बहू और बेटी पाठकों के सामने होती है। घर का मुखिया नौकरी के चलते बाहर रहता है। एक दिन सेवानिवृत्त होकर घर लौटता है तो घर के सदस्यों के व्यवहार को बदला हुआ पाता है, और यही बदलाहट पूरी कहानी में मध्य में दिखाई जाती है। और फिर कहानी का अंत होता है वापसी से। ये वापसी शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है, इतना सटीक और सार्थक है कि इस पर मैं अलग से बात करना चाहूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि कहानी का अंत शीर्षक के कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहानी एक ही शब्द में इसका शीर्षक आता है, वापसी। मुझे नहीं लगता कि वापसी सुनते ही किसी पाठक को यह एहसास नहीं होता हो कि वापसी का मतलब क्या होता है।
अधिकांश पाठक अंदाजा लगा सकते हैं वापसी से ही कि इसमें वापसी जैसा कुछ घटित होने वाला है। इसलिए वापसी शीर्षक इतना महत्वपूर्ण है कि अलग से इस पे सवाल हो सकता है और सवाल का जवाब अच्छी तरह से दिया जा सकता है। यानी किसी भी रचना का शीर्षक उसकी आत्मा होता है। आत्मा कमजोर हो सकती है अगर शीर्षक कमजोर है तो। इस अर्थ में इस कहानी का शीर्षक आत्मा की तरह ही है। बहुत कुछ ये शीर्षक ही बतला देता है, लेकिन पाठक जब कहानी पढ़ता है तो उसे बहुत से रहस्य सामने आते हैं। बदलता हुआ परिवार सामने आता है और परिवार में जो खून के रिश्ते हैं वो किस तरह से बदल चुके हैं ये सामने आएगा। एक चुनौती के रूप में हम ये देख सकते हैं कि पाठक अगर इसे ठीक से पढ़ लें तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इस तरह की रचना दूसरी जो प्रथम वर्ष में ही चलती है, चित्रलेखा। चित्रलेखा अगर ठीक से पढ़ ली जाए तो इसे भी नहीं भूला जा सकता। इस वर्ष कोटा विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में जो रचनाएं, द्वितीय पेपर में कथा साहित्य में जो रचनाएं दे रखी है, दोनों ही इस मामले में उल्लेखनीय है। चलिए हम वापस लौटते हैं। तो कहानीकारा की बहुत बड़ी खूबी इस कहानी का शीर्षक का चुनना है और पात्र है गजाधर बाबू। इस शीर्षक में ही घर के मुखिया की तस्वीर सामने आ जाती है कि मुखिया की स्थिति क्या होती है। चलिए कल्पना के लिए आप देखिए, कल्पना के कितने भी घोड़े दौड़ा लें कि जैसे कि छात्रों से ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाय द वे किसी कारण से यह शीर्षक नहीं होता और आपको खुली छूट दे दी जाए कि आप सोचिए कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, तो मैंने कुछ शीर्षक दिए हैं इसमें। बेदखली, अकेलापन, अजनबियत, घर से निकासी। ये भी कुछ हद जोड़ रहा हूं मैं, पूरी तरह से ये सच नहीं हो सकते, कहानी को सार्थक नहीं कर सकते जो वापसी में होती है। बहुत हद तक जो इसके नजदीक जाती है घर से निकासी, लेकिन घर से निकासी से यह बोध होता है कि जैसे कोई बाहर धकेल रहा हो, बाहर निकाल रहा हो, धक्का देके निकाल रहा हो, या किसी भी पात्र ने मुंह से यह नहीं कहा कि पिताजी आप यहां से चले जाओ, यह शब्द नहीं आता। कहानी में कुछ स्थिति इस तरह से पैदा होती है कि खुद घर का मुखिया निर्णय लेता है और निर्णय भी इस तरह से लेता है कि घर वालों को भी यह एहसास न हो कि पिताजी नाराज है। वापस क्यों हो रहे हैं? वापसी तो पाठक महसूस करता है या कहानीकार या रचनाकार कहना चाहती है कि घर के मुखिया की वापसी हो रही है, जबकि स्थितियां इस तरह से बनती है कि नायक महसूस करता है, लेकिन महसूस ही करता है, कहता कभी नहीं। उसने किसी भी पात्र से यह नहीं कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा, इतना गुस्सा भी नहीं किया। बहुत कुछ होता है कहानी में, बहस भी होती है, बहस ज्यादा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के पात्र के अंदर ही बहस होती है, लेकिन कहता वो भी नहीं, वो कुछ चंद वाक्य कहता है, कुछ संवाद होते हैं, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह से कहानी का शीर्षक बेहद सटीक है, सार्थक है। जो शीर्षक लेखिका ने कहानी का रखा है वो कॉपीराइट की तरह है, ये दूसरा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक वैसे ही ये शीर्षक इतना चर्चित हुआ जैसे उसने कहा था। इतना कहते ही किसी को भी याद आ जाएगा कि ये कोई वाक्य नहीं कहा जा रहा, किसी से बातचीत का वाक्य नहीं है, ये कहानी का शीर्षक है। मशहूर कहानी, प्रसिद्ध कहानी, एक तरह से क्लासिक कहानी हिंदी जगत में प्रसिद्ध हो जाती है। उसी तरह से उसी श्रेणी में हम वापसी को देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि
ये कहानी लगभग देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, बीए में या एमए में। हो सकता है अन्य देशों में भी पढ़ाई जाती हो। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जो रचनाकार है वो यहां नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में पढ़ा रही है और अभी भी अमेरिका में ही है। तो निश्चित तौर पर अगर हिंदी का पाठ्यक्रम होगा तो ये कहानी वहां भी प्रयोग में ली जा रही है। हमारे कहानी का मुख्य पात्र है गजादर बाबू। जब इन्हें मुख्य पात्र कहते हैं, और आज हमारा विषय यही है कि गजादर बाबू की चरित्रगत विशेषताएं क्या है, हम इसको कई तरह से देखने का प्रयास करेंगे। अन्य पात्रों की मदद से भी हम इस पात्र की विशेषताओं को जांचेंगे, पड़ताल करेंगे। गजादर बाबू आज की हकीकत है, नंगी सच्चाई है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको कहानी से भी पहले, कहानी पढ़ने से भी पहले आप अपने आसपास, परिवार में, मोहल्ले में देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? गजादर बाबू को देख सकते हैं, चलता फिरता। आपके घर में नहीं है तो पड़ोस में देख सकते हैं, रिश्तेदारी में देख सकते हैं। हो सकता है आपके घर में हो दादा दादी, नाना नानी के रूप में। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गजादर बाबू आज की सच्चाई है। अभी हम बाद में आएंगे इस बात पर कि कहानी जब लिखी गई थी तब भारत में क्या ऐसी स्थिति थी। अगली विशेषता होंगी, वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। गजादर बाबू को पढ़ करके, कहानी को पढ़ने के बाद कोई भी श्रोता या पाठक ये सवाल नहीं उठा सकता कि गजादर बाबू ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। वो जहां सर्विस कर रहे थे, आप चलिए उनके साथ। जब कहानी की शुरुआत होती है तो रेलवे में काम करते हुए दिखाई देते हैं। रेलवे में उनके साथ उनका सहायक चपरासी के रूप में गणेशी बाबू दिखाई देता है। गणेशी जितने प्रेम से इनकी देखभाल करता है, नाश्ता करवाता है, चाय पिलाता है। कहानीकार ने लिखा है कि गणेशी जब चाय लाता है तो आप ध्यान रखिए, ये कहानी की शुरुआत है, कहानी का पहला दृश्य है, जिसमें कहानी का दृश्य उभरता है कि गणेशी चाय ला रहा है। चाय किस तरह से बना के ला रहा है? चाय बनाई जा रही है तो दूध है, दूध में मलाई डली हुई है, मलाई के साथ ला रहा है। और नाश्ता लाया है तो जलेबी भी आई है। इस तरह से आप गणेशी को गजादर बाबू के साथ हर कदम पर पाते हैं, प्रेम के साथ। यह रिश्ता काम करते हुए हुआ। गणेशी अगर गजादर बाबू से इतना प्रेम करता है तो क्यों करता है? इसलिए कि गजादर बाबू ईमानदार थे, अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, अपने सहायक से प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। प्रेम ही प्रति उत्तर में प्रेम दे सकता है। अगर आप अगले से गुस्सा करोगे, बेवजह नाराज होगो, तो वो भी आपसे उसी तरह से पेश आएगा। चाय फिर मीठी नहीं आ सकती, चाय फिर अच्छी तरह से बन करके नहीं आ सकती जिस तरह से गणेशी जो ही सुबह हुई सबसे पहले चाय आ जाएगी। इस चीज में नागा नहीं होगी, समय पर आती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गजादर बाबू कहानी का नायक ईमानदार रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। रेलवे में काम करते हुए, रेलवे में काम करते थे इतना पता चलता है, गणेशी के साथ रहे इतना पता चलता है। लेकिन जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि मैं अब सेवानिवृत्त होने वाला हूं, तो इसी के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि मुझे वर्षों बीत गए परिवार से दूर रहते हुए। आप यहां भी ईमानदारी आप देख सकते हैं। कई पात्रों को हम देखेंगे
कि अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे। ज्यादा ही ईमानदार हुए तो पता चला कि घर के प्रति बेवफाई हो सकती है। लेकिन ये दोनों तरफ बराबर ईमानदारी से काम करते हैं। दूसरा बिंदु आता है परिवार के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति। ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई गजाधर बाबू ने। जब ये सर्विस करते रहे, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते रहे, तो पहला कर्तव्य बनता है किसी भी परिवार के सदस्य का, मुखिया का, कि वह ये देखे कि परिवार ठीक से विकास कर रहा है। उसके जाने के बाद पारिवारिक सदस्यों को किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही। समस्या आती है पढ़ाई लिखाई की। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं अपने साथ रखूं पूरे परिवार को, तो एक जगह से दूसरी जगह स्कूल भी बदलने पड़ेंगे बच्चों के जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने शहर में उनके लिए एक आवास खरीदा और पत्नी के साथ पूरे परिवार को शहर में छोड़ दिया। तो खुद जहां भी सर्विस लगती, ट्रांसफर होता, कोई दिक्कत नहीं, वो चले जाते। वहां से रेलवे से जब भी छुट्टी मिलती, अपना घर का दायित्व निभाने के लिए घर पहुंच जाते। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि परिवार के प्रति पूरी तरह से जवाबदेही निभाई, उत्तरदायित्व निभाया कि परिवार को किसी तरह की मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। इसलिए क्योंकि सरकारी सेवा में कहीं भी कभी भी जाना पड़ सकता है, और गजाधर बाबू की सर्विस थी रेलवे में, और रेलवे का मतलब होता है कितने ही शहरों में खाक छाननी पड़ेगी। परिवार का मतलब होता है पारिवारिक सदस्य, बेटे बेटी। और बेटे बेटियों को क्या चाहिए? शिक्षा। शिक्षा तभी मिल सकती है जब वो एक शहर में रहे, एक ही स्कूल में लगातार रहे। स्कूल बदलते रहेंगे, बीच में ही बदलना पड़ जाए, तो इस तरह से शिक्षा बाधित हो सकती है। तो उन्होंने पूरा ख्याल रखा अपने परिवार का, बच्चे बच्चियों का। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि गजाधर बाबू अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं थे, परिवार के प्रति भी जिम्मेदार थे। ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों बखूबी इस पात्र में दिखाई देती है। अगला बिंदु आता है वो स्वप्नजीवी, वो कल्पनाशील व्यक्ति थे। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे अवसर आएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, नौकरी करते करते एक दिन उसे घर लौटना पड़ता है। पड़ता नहीं, पड़ता शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे हम? चाहत होती है, इच्छा होती है। और ये इच्छा उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा रहती है जो वर्षों तक नौकरी करके, वो भी घर से दूर रह करके, हर नौकरी का नेचर अलग तरह का होता है। रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी की नौकरी होती है, छुट्टियां नहीं मिलेगी। मैं याद दिला दूं, दीपावली की छुट्टी भी नहीं। जिस तरह से डॉक्टर की, पुलिस की और रेलवे की, ये तीन सेवाएं इमरजेंसी सेवा कहलाती है। अगर दिवाली की भी छुट्टी लगेगी, 3 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को इस वर्ष दी जाएगी, दूसरे को दूसरे वर्ष, तीसरे को तीसरे वर्ष दिवाली पर घर जाने की छूट मिलेगी। वही बात। तो इस तरह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गजाधर बाबू दीपावली पर भी घर आ जाए, जरूरी नहीं आएंगे तो 2-3 साल बाद आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साल में घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए गजाधर बाबू आएंगे जरूर, लेकिन जब फुर्सत मिलेगी, जब छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे में स्वप्नजीवी हो गए, यानी इनका एक तरह का ये दर्द था, इसके साथ एक ख्वाहिश थी, आकांक्षा थी, इच्छा थी, जो स्वप्न में तब्दील हो जाता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो बड़े आनंद से रहूंगा, क्योंकि अभी मैं घर से दूर रह रहा हूं। इसलिए उसे बीबी याद आती है, बच्ची याद आती है। और अक्सर वो गणेश जी से कहते हैं या खाली बैठते हैं तो याद आता है कि बस अब कुछ समय और है, फिर जो भी कमियां है वो कमियां सब पूरी हो जाएंगी।
में घर, वो सब जो कमी रही पारिवारिक रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में, जिसको मैं जी नहीं सका, 2 दिन के लिए घर जाता, वो वापस महीनों के लिए आ जाता। इस तरह से जो खालीपन गजाधर बाबू के अंदर बैठ जाता है जहन में, वो उसे स्वप्न जीवी बना देता है। एक सपना देखता है कि मैं एक दिन घर जाऊंगा, और वो ज्यादा दिन दूर नहीं। तो इससे ये अंदाजा लगा सकता है पाठक कि उसमें ये इच्छा इतनी बलवती होती है कि वो बार बार याद करता है। ये तो है भविष्य का स्वप्न। सपने भविष्य के ही देखे जाते हैं, अतीत के नहीं। अतीत जो गुजर गया वो स्मृति में चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले पार्ट में कहानी के हमारा पात्र लगभग हर नौकरी पेशा का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। हर नौकरी पेशा व्यक्ति यही सपना देखता है, विशेष तौर से वो जो घर से दूर रह रहा है, जो घर से जुड़ा हुआ है, अपने ही शहर में रह रहा है, उसका सपने अलग होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नौकरी पेशा व्यक्ति जो घर से भी दूर रहता है, उसका सपना क्या होता है। गजाधर बाबू को हम प्रतिनिधि पात्र मान करके देख सकते हैं कि वो परिवार के लिए एक सपना बुन लेता है कि मेरा आनंद अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। काम बराबर ठीक से कर रहे हैं। काम हो जाने के बाद जब भी खाली होते हैं तो उसे परिवार के चित्र सामने दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारा पात्र, कहानी का पात्र स्वप्न जीवी, कल्पनाशील है। ये कल्पना में बस गया उसके परिवार, और ये कल्पना ही थी कि उसने परिवार को मुस्तैदी से एक शहर में जगह दी, घर बना करके रखा, शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी, यानी पारिवारिक जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अगला बिंदु आता है पारंपरिक मूल्यों का धनी। ये परंपरा ही कहती है, परंपरा हमें सिखाती है कि अच्छे पिता बनो, अच्छे पति बनो। ये अच्छे पति या अच्छे पिता, 2 शब्द हमारे यहां, और इससे हमें तुरंत ये याद आता है कि रामायण के मुख्य पात्र राम, जो हर तरह से आदर्श नायक है। भारतीय साहित्य में यही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसमें हर तरह से आप आदर्श देख सकते हैं। युद्ध में भी आदर्श, भाई के लिए भी आदर्श, पत्नी के लिए भी आदर्श। आदर्श कहां नहीं था, गुरु के लिए भी शिष्य के बतौर। यानी राम को हम रामचरितमानस को इसलिए याद रखते हैं कि वो आदर्श नायक गढ़ा है उन्होंने। और इसी तरह से हम यहां देख सकते हैं कि गजाधर बाबू पारंपरिक मूल्यों को निभाते हैं। कहानी में कहीं भी कमी नहीं आती, विशेष तौर से तब जब वापसी की बात आती है। यानी वापस क्यों होते हैं, इस पर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले ये मान लेते हैं कि परंपरा पूरी तरह से निभाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं, उसमें कमी नहीं रखते। और अंतिम बिंदु है कि ये हमारा पात्र जो स्वप्न जीवी है, वो किस तरह से अकेलेपन का शिकार होता है। अजनबियत उसे कचोट लेती है, दबोच लेती है। अजनबियत का मतलब अपने ही घर में अजनबी की तरह रहता है। अगला शब्द कह सकते हैं मेहमान की तरह। ये कोई संभव हुई? ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। लेकिन चूंकि कहानी जिस तरह से चल रही है, कहानी एक यथार्थ को हमारे सामने लाती है। यथार्थ क्या है? परिवार में मुखिया की स्थिति या स्थान वही नहीं रह गया जो कल तक था। या यूं कहें कि संयुक्त परिवार में मुखिया का दबदबा रहता है। मुखिया का मतलब तानाशाह भी हो सकता है, घर का सब कुछ होता है। एक जमाना था कि घर के मुखिया ने कह दिया, उसकी जबान से निकला हुआ पत्थर की लकीर हुआ करता है, वो बदल नहीं सकती। और बदलने का किसी ने प्रयास किया तो घर से कौन निकलेगा? वो जो
तानाशाह के खिलाफ है, पत्नी बेटे बेटी कोई भी हो, उसे घर से बेदखल होना पड़ेगा। लेकिन वापसी कहानी क्या कहती है कि नहीं, कोई बेदखल नहीं हुआ। बेदखल, मैंने जैसा कि पहले शीर्षक में बताया कि इसका शीर्षक बेदखली भी हो सकता है, तो इस सेंस में हमें बेदखल शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, वापसी नहीं। क्योंकि अगर घर का मुखिया मुस्तैद होगा या घर का मुखिया ज्यादा ही तानाशाह हुआ, तो घर के पात्रों को, सदस्यों को बाहर जाना पड़ेगा, मुखिया नहीं जाएगा। कौन हिला सकता है उसको? वो मुखिया है। लेकिन यहां मुखिया हिलता है, पात्र कोई नहीं हिलता। पात्र अपनी जगह पर मुस्तैद है, कल भी थे, कल भी रहेंगे। यानी वो जो घर बनाया, जिस मुखिया ने, घर मुखिया ने बनाया, घर पिताजी ने बनाया, और पिताजी घर छोड़ रहे हैं। ये नियति है आज की। इसलिए कहा जा सकता है कि आज की हकीकत बयां करती है ये कहानी गजाधर बाबू के माध्यम से। हम और भी ढेरों कहानियां देख सकते हैं इसी तर्ज पर, इसी विषय पर लिखी हुई। ये मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। मेहमान की तरह गजाधर बाबू कुछ समय के लिए आए। 34 साल सर्विस की रेलवे में, और घर का सपना देखा, घर आए, और कुछ दिनों महीनों बाद, ये कहानीकार ने स्पष्ट नहीं किया कि कितने समय रहे, महीनों मान सकते हैं, लेकिन साल भर भी शायद नहीं गुजरा, कि घर की स्थिति जिस तरह से होती है, क्या स्थिति होती है। क्योंकि जिस भी पात्र से, जिस भी सदस्य से, पुत्र से या पुत्री से वो कुछ कहते हैं, तो वो अनुकरण नहीं करते, उस बात को फॉलो नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, विरोध करते हैं, मानते नहीं। बेटी से कहा, जो कि जरूरी था, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मैं घर आ गया हूं, घर के साथ हूं, और मेरा भी या कोई कोई भूमिका जरूर होगी, इसलिए नौकर जो काम कर रहा है, इस नौकर को हटा दिया जाए, इसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ काम तो मैं भी करूंगा। दूसरी बात, अब आधी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, तो खर्चे कम करेंगे। खर्चे, ये पारिवारिक जिम्मेदारी है। यानी मैंने बताया कि गजाधर बाबू परिवार का अदद मुखिया है, वो निर्णय लेगा कि अब कितना खर्चा कहां करना है। तो एक खर्चा उनसे लगता है कि नौकर की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो मैं काम कर लूंगा, और इसके हटने से पैसा बचेगा, जो कि तनख्वाह बादी रह गई। तो ये बात सबको नागवार गुजरती है। अमर को भी, जो बड़ा बेटा है, दूसरा है नरेंद्र, जिसको ये लगा कि अगर नौकर नहीं रहा तो गेहूं पिसाने के लिए तो मैं ही जाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल पर कट्टा रख करके और मैं वहां तक जाऊं, चक्की तक, तो मेरे बराबर के कॉलेज के साथी क्या कहेंगे, मेरी तौहीन नहीं हो जाएगी, ये काम मेरे से नहीं होगा। यानी सरासर साफ इनकार कर दिया, यानी ये काम मेरे से नहीं होगा। नौकर हटा दिया, अब कौन करेगा, ये सवाल लटका रह गया हवा में। बेटी से कहा कि तुम्हारी मां अब वृद्ध हो गई है, उतना काम नहीं कर सकती, तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए, कॉलेज जाती हो तो क्या, ऐसा करो कि शाम का खाना अगर भाभी बनाती है तो सुबह का तुम बनाओ। उसने न मना किया न हां किया, लेकिन जब खाना बना तो वो खाना किस तरह का था, रोटी जली हुई, सब्जी में नमक ज्यादा डला हुआ। अमर के सामने जो ही खाना गया, उसने तुरंत सवाल किया कि आज खाना किसने बनाया है। किस अंदाज में बोला, जैसे घर का मुखिया बोल रहा हो। खाना किसने बनाया है? बोला कि ये बसंती ने बनाया। बोला बसंती को क्या जरूरत थी खाना बनाने की, माताजी है ना। यानी पिताजी कह रहे हैं कि माताजी की उम्र ज्यादा हो गई है, हाथ बढ़ाना चाहिए तुम्हें, कल तुम्हें देखना है। तो उन्होंने एक निर्णय दिया कि कल से खाना बसंती बनाए। बसंती ने खाना बना दिया। खाना नहीं बनाया, गुस्से से बनाया, गुस्सा जाहिर किया
कि खाने वाला ही खुद कह दे कि कल से मत बनाना, जरूरत क्या है बनाने की। तो कह दिया बड़े बेटे ने, किसने बनाया? बसंती ने। क्यों बनाया? क्यों बनाया? पहला सवाल तो एक, बसंती को बनाना आता कहां है? या तो माता जी बनाती है या मेरी बीवी बनाती है, दोनों ही बनाएगी। तो कुल मिला के तीनों बेटों ने नौकर कहां है ये अमर ने आवाज दी। तो पता चला कि नौकर तो हटा दिया। बोला हटा दिया? किसने हटा दिया? पिताजी ने हटा दिया। बताओ, पिताजी को यही पड़ी थी भाई आपसे काम नहीं होता। ये कोई काम की बात हुई क्या? आप रिटायर होकर आए हैं तो आप घर में एक तरफ पड़े रहें। ये इस तरह से उल जुलूल डिसीजन क्यों लेते हैं? तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों बेटों पर प्रतिक्रिया जिस तरह की होती है, यानी सबको नागवार गुजरता है। क्या फैसला? किसका? मुख्य पात्र का, नायक का। संयुक्त परिवार में घर का मुखिया, मुखिया जब कहा जाता है तो इसका मतलब निकलता सब कुछ। सब कुछ का मतलब फैसला वही लेगा, निर्णय वही लेगा, लेकिन यह नहीं ले पा रहा। इससे कहते हैं बदलते हुए मूल्य, या कहते हैं पीढ़ीगत अंतराल। नई पीढ़ी क्या चाहती है, पुरानी पीढ़ी क्या चाहती है, दोनों में अंतराल आ गया, गैप चौड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पीढ़ियों में अंतराल तो हमेशा से रहा है, आज से नहीं। लेकिन अब इन दिनों बहुत बड़ा अंतराल तब आया जब संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार स्थान होता है। इसी के साथ बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, पहाड़ सा अंतर दिखाई देता है कि बहुत लोग समझ में नहीं आता, विशेष तौर से उनको जिन्होंने घर का मुखिया देखा है। यानी अपने पिताजी की याद करो, उन्होंने अपने पिताजी को मुखिया के रूप में देखा है या राजा के रूप में देखा है या सामंत के रूप में देखा है कि जो कह दिया वो अंतिम, कुछ नहीं हो सकता। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पिताजी ने कह दिया कि बेटे शादी वहां होगी तो होगी, इधर से उधर नहीं हो सकता, बेटा कुछ कह ही नहीं सकता। और अब ये विषय नहीं है आज का। चलिए, मुखिया के चरित्र का विश्लेषण, परिवार की निगाह में पिता या मुखिया, जिसके बारे में अभी बता ही रहा था। परिवार की निगाह में पिताजी की स्थिति क्या है, पाठक अंदाजा लगा सकता है, विश्लेषण करते हुए पाएगा कि पिताजी यहां पतले हुए रूप में दिखाई देते हैं। वही पिताजी नहीं है जिसे हम पिताजी कहते हैं। या पिताजी को यह कहें कि एक वाक्य चला करता है कि जब पिताजी के जूते में बेटे का पैर आने लग जाए तो बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे यहाँ ये कहावत चलती है इस तरह की। तो ये ज्यादा सार्थक होने लगी है अब, यानी शब्द भी बदल गए। पिताजी को पिताजी जरूर कहा जाता है, और वैसे देखें तो पिताजी को भी कहने वाले अब कम हो गए, पापा जी कहते हैं। लेकिन पापा और पिता में शायद यही अंतर है कि पापा में वो बात नहीं आती जो पिताजी में आती है। या पिता कहना जब से छोड़ा है हमने, और जब से पापा जी कहना चालू किया है, तो पिताजी के साथ ही बहुत चीजें चली गई। तो यही हुआ कि परिवार की निगाह में यहां गजाधर बाबू क्या है, किस स्थिति में है। हम देखते हैं कि वो मुखियापन नहीं रहा। युवा, बेटे, बेटी, बहू, तीनों का रुख बदला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि गजाधर बाबू लंबे समय तक 34 वर्ष और 20 वर्ष, 18-20 साल में जो नौकरी लगती है, यानी 60 वर्ष के होकर के यूं लौटे। उनके बाद परिवार अपने आप चलता रहा। उनकी अनुपस्थिति में परिवार किस तरह से चल रहा था, पता चला कि घर का मुखिया जब नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? जो बड़ा बेटा है उसे घर चलाना पड़ता था। अमर घर का मुखिया की तरह यहां व्यवहार कर रहा था। अब जब पिताजी आए तो पिताजी के आने से अमर बाबू की
बहुत सी चीजें बाधित हुई। उसकी स्वतंत्रता, उसे लगा कि अब तक तो मैं ही था, जो सोचता था, जो करता था, मैं ही करता था। अगर कुछ किसी से करवाना है तो मैं, और जो काम करना है, जो चीजें लानी है तो मैं ही लाता था। अब पता चला कि नौकर के तो वो आदी हो चुके हैं। नौकर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बाजार से कोई चीज आनी है, नौकर को आवाज दी आ जाएगी, वो वहीं रहेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि परिवार की निगाह में गजाधर बाबू की स्थिति मुखिया जैसी नहीं रही, क्योंकि पैरेलल, समानांतर एक मुखिया पैदा हो गया था। और ये गजाधर बाबू को पता ही नहीं। पता कैसे चलेगा? वो तो अपनी सर्विस कर रहे रेलवे में, रेलवे का पूरा अनुभव है। कब गाड़ी कब आएगी, कितने पैसेंजर आएंगे, लेट आई तो भी वो किस तरह दुरुस्त करना है, सारा अनुभव रेलवे का। परिवार कैसे चल रहा है, या तो पत्नी को पता या अमर बाबू को पता। तो ऐसे में जब पिताजी घर आके रहे और पिताजी ने पिताजी की तरह व्यवहार करना चालू किया, गजाधर बाबू को पता ही नहीं था कि परिवार कैसे चल रहा है, क्योंकि वो तो मेहमान की तरह आते रहे। 2 दिन के लिए मेहमान ही आता है। वैसे अगर हम अपनी परंपरा याद करें तो 2 दिन नहीं कहते, मेहमान तब तक रहता था। कब तक रहता था अब तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब मेहमान आता तो 1 घंटे के लिए आता है, रात भी नहीं रहता। रात तो शादी होती है, उसमें भी रात भर नहीं रहते मेहमान अब। और हमने शादी वो देखी 3 रात की, बैलगाड़ियों से बैठ करके गांव जाते थे और पड़े रहते थे 3 रात तक। और बढ़िया खाना भी 1 रात मिलता था। 2 रात तो उबली हुई दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल वो दे दी जाएगी, ये खाइए। रोज ऐसे पकवान नहीं मिल सकते, हो तो 1 दिन दिया जाएगा। लेकिन वो 3 रात तक रहने वाले मेहमान उस 1 दिन के खाने के लिए इंतजार करते थे कि उस दिन खाना मिलेगा, क्या मजा आएगा। तो इस तरह से सारा बदलाव हम देख रहे हैं कि अब बेहतर खाना मिल रहा है, लेकिन उसको भी हम छोड़ रहे हैं, थाली में ही छोड़ रहे हैं। तो ये कुछ विसंगतियां हैं जो हमें दिखाई देती है कि गजाधर बाबू घर के मुखिया हैं, लेकिन ये परिवार थोड़ा बदल गया है। और जैसा गजाधर बाबू का बदला है, लगभग वैसे ही परिवार आज हम हमारे आसपास देखते हैं। गजाधर बाबू कोई कहानी का पात्र नहीं, ये हकीकत है, नंगी सच्चाई है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अपने आजू बाजू में। और मैं अंत में बताऊंगा कि ये कड़वी सच्चाई, जिसे जानना अब कितना जरूरी हो गया है। हम क्या कह सकते हैं गजाधर बाबू को? गजाधर बाबू शिकायतों का लेटर बॉक्स है। हर कोई उस बॉक्स में अपनी शिकायत डाल जाता है। कैसे? देखिए, गजाधर बाबू के पास जो भी सदस्य आएगा, कोई न कोई शिकायत लेकर आएगा। पत्नी का संवाद देखिए, वैसे तो पत्नी बोलती नहीं, पत्नी किसी भी तरह की बात नहीं की। पति पत्नी के बीच में कोई संवाद हुआ हो तो इस तरह का, किस तरह का? शिकायत के अंदाज में। सभी खर्चे वाजिब है। जब संयोग से गजाधर बाबू ने कह दिया कि अब हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे, घर का मुखिया ही तो जानता है कि भाई आधी तनख्वाह रह गई है, तो आधी तनख्वाह का मतलब है बहुत से खर्चे कम करना, कटौती करना। बजट कैसे बनाना है, घर का मुखिया को चिंता है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो पत्नी बोली, सभी खर्चे वाजिब है, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। ये इतनी जबरदस्त शिकायत है, तुझे पति जानता है। पति सब कुछ करेगा, लेकिन पत्नी ने ऐसे कह दिया तो पति ने जो कुछ किया सब कुछ खत्म। अब क्या हुआ? सुनकर गजाधर बाबू आहत हो जाते। कितने आहत हुए? पति के प्रति सहानुभूति का अभाव झलक रहा था। उनको लगा कि मैं इतने वर्षों दूर रहा हूं, इतने वर्षों बाद आया हूं। पत्नी प्यार से नहीं बोलती, बोलती है तो शिकायत करती है। और शिकायत भी इस अंदाज में, मैंने जो कुछ कहा, कहने का आशय यह कि गजाधर बाबू बहुत सी बातें पी जाते हैं, अंदर ही रखते हैं, बोलते नहीं। अब ये आहत हुए तो खुद ही बोलिए,
रिएक्शन नहीं किया, प्रतिक्रिया में कुछ तो कह देते, पर नहीं। उनको एहसास हुआ कि इनके दिल में मेरे लिए जगह कितनी है, और ये सुनकर के आहत होकर जाते हैं। यानी कहानीकारा कह रही है कि पति के प्रति सहानुभूति के जो शब्द चाहिए थे वो भी नहीं मिले। वो एहसास कर रहा है, मन बैठ जाता है। जिसको भी शिकायत करनी हो उसी से करते, जैसे हर समस्या की जड़ में गजाधर बाबू ही है। यानी घर में कोई भी समस्या आई तो उसका जिम्मेदार गजाधर बाबू। ये तो पत्नी का रुख था। फिर बहुत लंबे समय के बाद फिर संवाद हुआ, तो दूसरा संवाद भी देखी। दूसरी बार जब बात की तो उनको सुनना पड़ता है, हाँ बड़ा सुख है ना बहू से। उन्होंने कह दिया था कि भाई अब तो बहू आ गई, बेटी बड़ी हो रही है, तो बहू का तो सपना देखती है हर माँ, यानी सास बनने का। भारतीय परंपरा बहुत अनोखी है कि हर दंपति उम्र गुजरने के बाद बेटे बेटी की शादी का सपना देखता है। वो सपना देखता है तो वो जल्दी से जल्दी सास बनना चाहती है, लेकिन सास कैसी बनेगी ये पता नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। पहले तो देखती, पहले बहू आएगी, गरम गरम खाना खिलाएगी, ये सपना कुछ ऐसा देखा जाता है। तो इसी तरह से देखा गया। तो वो जब उन्होंने कहा तो सुनने को मिला गजाधर बाबू को, हाँ बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई में गई है, क्योंकि मैं तो गई नहीं, पर आपने भी कह दिया था, अब देखो क्या होता है, और सो गई। ये पत्नी का रुख था। यानी संवाद जो करना था वो हुआ ही नहीं, शिकायत कर दी। एक सुनने को इच्छा थी कि भाई बहू और आपके बीच में कैसी चल रही, थोड़ी बताओ, तो कोई बात ही नहीं हुई। बड़ा सुख है, कहां है सुख? आज रसोई में गई है, क्या करेगी देख लेना। ये शिकायती अंदाज उन्हें मुखिया को हर सदस्य से सुनना पड़ता है। जब नौकर हटाया तो उसका एक्शन देखने को पड़ा। बड़ा बेटा अमर बोला, उसका संवाद देखिए कितना कड़वा हो सकता है। बूढ़े आदमी हैं, पड़े रहे हैं, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? घर को चलाने में हस्तक्षेप किसी को बर्दाश्त नहीं होता। छोटा नरेंद्र, अगर बाबूजी ये समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे नहीं होगा। साफ साफ इनकार कर दिया। बेटी बोली, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, ये मेरी बस की बात नहीं। तो किसकी बस की बात है ये? गजाधर बाबू ये सारे सवाल उठाते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चों से कि ये काम तुम्हें करना है। ये काम जो ही बताया, यानी बताना बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें आदेश झलकता है। तो घर का मुखिया होगा ही तब जब आदेश देगा और आदेश फॉलो होगा। आदेश नहीं हो रहा है तो घर का मुखिया क्या बचा? तो ये घर के मुखिया का दर्द यहां उजागर होता है। इस संवादहीनता, पहली बात तो कहानी में ये उभर करके आती है कि पति और पत्नी के बीच में किसी भी तरह का संवाद होता है तो शिकायती अंदाज में होता है। यानी संवाद होना चाहिए, आपसी वार्तालाप होना चाहिए कि आप इतने दिन दूर रहे, कैसे रहे, हम आपकी अनुपस्थिति में किस तरह से घर चलाते रहे और आपकी याद आती रही। ये शब्द आता ही नहीं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि पिताजी आपकी याद आई हमें। कुछ शब्द ऐसे जो यहां एक तरह से बैन लगा हुआ है, आ ही नहीं सकते। तो क्या आता है? शिकायतें। पत्नी की निगाह में गजाधर बाबू क्या है? आखिर सवाल ये उठता है कि पत्नी क्या समझती है पति को? ये यहां सवाल ही रह गया। सवाल ये हो सकता है, कमाने और पेट भरने वाली मशीन भर है गजाधर बाबू, जो कमा करके लाते हैं, घर में छोड़ जाते हैं और घर में समानांतर मुखिया के बतौर अमर उस पैसे को खर्च करते हैं, नौकर रखते हैं, ऐशो आराम करते हैं, सब कुछ करेंगे क्योंकि पैसा तो आ रहा है। पैसा कौन ला रहा है? मशीन लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर पिताजी के रूप में जो भेज रही है। लेकिन जब पिताजी आ गए तब वो मशीन ही चली आई घर, लेकिन आधी होके आई, क्योंकि पूरी मशीन थी जब तक वो रेलवे स्टेशन पर थे। जब वो यहां आए तो पता चला कि एटीएम तो आधा ही रह गया।
आधा खाली हो गया। अब ये आधा खाली हो गया जो कह रहा है कि कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे, ये मुश्किल सवाल हो गया। पत्नी अपने स्तर पर जीवन जीने लगी है, उसे पति से अधिक परिवार की चिंता होती है। वो दिन भर लगी रहेगी रसोई में, इधर से उधर आती हुई दिखाई देगी, बहुत ज्यादा काम कर रही है। पति को इस बात का भी दुख होता है कि तुम अब आराम करो। ठीक, मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, अब तुम इसलिए सेवानिवृत्त हो सकती हो कि तुम्हारी जगह पर अब बहू आ गई, तुम सारा काम उसको दो और मेरे पास बैठो। मैं सेवानिवृत्त हूं, सब्जी लेने चलेंगे, पर सब्जी लेने तो गजाधर बाबू खुद ही जाता अकेला अकेला। इसलिए कह रहा है कि कहानी में अकेलापन किस तरह से आया है। अकेलापन इसलिए आया कि पत्नी भी साथ नहीं है। अकेलापन इसलिए आया कि नई पीढ़ी तो बिल्कुल ही साथ नहीं है। उन्होंने तो असहयोग आंदोलन चालू कर रखा, घर के अंदर सहयोग करेंगे नहीं। पिताजी ने कह दिया अब तो करेंगे नहीं। ये पिताजी ने कह कैसे दिया, या पिताजी ने नौकर हटा कैसे दिया, और हटा दिया बिना पूछे वो भी, यानी पूछना पड़ता, यानी घर का मुखिया होगा तो पूछेगा किसी से। अब गजाधर बाबू को पता ही नहीं कि गजाधर बाबू जब वर्षों तक बाहर रहे तो घर का मुखिया तो अमर था। सेकंड, तो सेकंड से पूछ लेना चाहिए, भाई ऐसा है, अब ये नौकर की जरूरत नहीं है, इसको हटा दें क्या। ये नहीं पूछा, इसलिए वो नाराज है। तो कुल मिलाकर के पत्नी और पति के बीच में किसी तरह की संवाद की गुंजाइश नहीं रह जाती है, और लंबे समय से गजाधर बाबू की अनुपस्थिति में घर को कोई चला तो रहा था, जो चला रहा था वही मुखिया। लेकिन न तो परंपरा कहती है कि मुखिया कौन है, और न गजाधर बाबू मानते हैं, क्योंकि गजाधर बाबू भी आखिर उस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं जो उन्होंने भी अपने मुखिया को देखा है, पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पुत्र पुत्री के साथ संबंध, पुत्र अमर व बहू के साथ संबंध, इन संबंधों में टकराहट जो होती है उससे ये निकल करके आता है कि गजाधर बाबू को वो किस निगाह से देखते हैं। गजाधर बाबू को सम्मान की निगाह से देखा जाना चाहिए, मुखिया की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये दृष्टि में सम्मान वहां था, परिवार अपने स्तर पर जीने लगा था। कब? जब गजाधर बाबू बाहर सर्विस कर रहे थे, उनको आदत हो गई थी, और जो आते थे गजाधर बाबू वो घर के मुखिया की तरह नहीं आते थे। वो आज आए और एक दो दिन रहे, दूसरे दिन सामान फिर पैक हो रहा है, चले जा रहे हैं, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं, आए हैं तो चले जाएंगे। नौकर भी अपनी जगह काम कर रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है गजाधर बाबू को पता ही नहीं चलता, 2 दिन में क्या क्या देखे। तो इस तरह से गजाधर बाबू का परिवार पत्नी और बड़े बेटे बहू के बल पर चल रहा था, या ये कहें कि स्वच्छंद वो चले थे, स्वतंत्र वो चले थे। तो ऐसे में उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है। इसलिए गजाधर बाबू वहां किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी भी पात्र को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहानी में गजाधर बाबू के साथ किसी भी सदस्य का संवाद होता हुआ नहीं सुनाई पड़ता। जैसा कि मैंने पहले बताया, शिकायत संवाद हुआ तो शिकायत के रूप में हुआ। ये कहानी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कहानी में गजाधर बाबू महसूस करते हैं, गजाधर बाबू कुछ बोलते हैं, या फिर दूसरे पात्र है जो शिकायत करते हैं या असहयोग करते हैं, लेकिन बातचीत नहीं चलती उनके बीच में। बल्कि होता यह है कि जब गजाधर बाबू जब वर्षों से सोच रहे थे कि मैं घर आऊंगा, बड़े प्यार से रहूंगा, बच्चों के बीच में बैठूंगा, हंसूंगा, मजे से रहूंगा, तो एक दिन का वाकया सुनिए कि जब नरेंद्र कुछ कह रहा था और हंस रहा था, सभी हंसी से लोटपोट हो रहे थे, तो वो भी बीच में जाकर के देखे कि देखे क्या चल रहा है। भी वो जो ही वहां पहुंचे तो पता चला कि सब चुप, और नरेंद्र बाबू जल्दी से, नरेंद्र जो चाय पी रहा था जल्दी से पूरा कप खाली करके चलता बना, और वहां पर गजाधर बाबू अकेले रह गए।
अब गजाधर बाबू जब अकेले हुए, पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि सब यहां थे, कहां चले गए? वो आप ही रह गए और आपकी चाय, लो मैं चाय लेके आती हूँ। तो पता चला वो जो चाय लाई गई, चाय जो ही पी गजाधर बाबू ने तो वो फीकी निकली। उन्होंने पत्नी से कहा और पत्नी ने सुना, पत्नी फिर अपने काम में लगी। इस तरह से गजाधर बाबू घर वालों के बीच में रहना चाहते हैं, घर वालों के बीच में बैठना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और ऐसा अवसर आता है तो उठ उठ करके सब चले जाते हैं, वो फिर अकेले रह जाते हैं अपनी जगह। तो ऐसे में आप ताज्जुब करोगे कि गजाधर बाबू का सपना किस तरह से टूटता है। कौन सा सपना? कि मैं घर में घर वालों के साथ रहूंगा। कब देखा था? जब रेलवे में काम कर रहे थे। रेलवे में काम करते हुए उन्होंने अपना एक सपना बुना। जब वो घर आए, घर वालों का व्यवहार देखा तो उनके सपने पर तुषारपात हो जाता है, यानी सपना खत्म, सफल ही नहीं हुआ। सपना वो सपना ही क्या जो पूरा हो जाए। तो सपना टूट जाता है गजाधर बाबू का। जब अब वो सोचते हैं कि यहां कैसे रहा जाए, यहां रहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात उनको ये लगी, ये किसी से कही नहीं, बल्कि महसूस किया, और उनको ये महसूस हुआ कि जिस तरह से मैं पहले काम कर रहा था, और काम कर रहा था तब तनख्वाह ज्यादा थी, और मेरे यहां आने से तनख्वाह तो आधी रह गई। क्यों न वापस काम किया जाए। एक ने उनसे पहले प्रस्ताव दिया था एक फैक्ट्री में काम करने का, कि भाई आप जब रिटायर हो जाएंगे, आजकल ऐसा चलन हो गया है कि सेवानिवृत्त व्यक्ति कुछ साल तो काम कर ही सकता है और अतिरिक्त आय हो सकती है, परिवार में सहयोग मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा वैसा मैं नहीं करने वाला हूं। अब मैं तो अपने परिवार के साथ आराम से रहूंगा, पैसा जितना कमाना था कमा लिया, दूर रहना था रह लिया, अब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। यानी ये प्रस्ताव उन्होंने सिरे से नकार दिया कि सेवानिवृत्ति का मतलब है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। आराम का मतलब भी परिवार के साथ रहना, जिसका सपना वो शुरू से देख रहा था। और जब यह आए तो परिवार के साथ किसके साथ रहे? पत्नी बराबर की है, तो पत्नी के साथ तो संवाद ही नहीं। बेटे बेटियों को देख लिया एक एक को। बहू को देखा तो पता चला कि बहू से जब ये कहा था कि खाना पकाना है, तो उन्होंने जिस तरह से खाना पकाया, पता चला कि वो 4 पराठों में सारा घी उड़ेल दिया। और पत्नी ने आकर के सूचना दी कि देखना आज क्या हाल करती है। आज गई है रसोई में और देखना अब क्या होता है। तो पता चला कि रसोई का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो जिस बर्तन में सब्जी थी उसको बिल्ली आकर के पतीले को उलट जाएगी। तो इस तरह से बहू काम करती है। बेटे को देखा तो पता चला कि बेटे जिस आजादी के साथ बैठक में बैठा करते थे, यार दोस्तों के साथ ताश खेला करते थे, अब पिताजी के सामने तो नहीं खेल सकते। इतना तो लिहाज रखना पड़ता है, क्योंकि ये काल कौन सा था? 6ठा दशक था। कहानीकार जो लिख रही है वो चूंकि यूरोप रही है, यूरोप में उन्होंने परिवार देखा है, उस अंदाज में यहां लिख दिया। लेकिन कहीं कहीं ये तो बोध था कि पिताजी का मतलब कुछ लिहाज रखना होता है। तो जिस तरह से वो बैठ रहे हैं, हंसी ठहाके लगा रहे हैं, पिताजी के आने से हंसी ठहाके बंद। बहू आ रही है तो बहू भी कुछ पर्दा करके आती है, तो बैठक में उस तरह से नहीं आ सकती। पता चला कि एक दिन बहू ने कह ही दिया सासू मां से कि पिताजी तो दिन भर बैठक में बैठे रहते हैं, अब हम आए जाए भी, काम भी करें तो कैसे करें। बड़ी बंदिशें हो गई। और ये सारी बातें जब कही जा रही थी, अमर बाबू जब कह रहे थे कि ये चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते, हर काम में क्यों टांग अड़ाते हैं, नौकर को ही हटा दिया। और ताज्जुब करोगे कि गजाधर बाबू उस समय पत्नी जिस स्टोर रूम में रह रही थी, जो रसोई का सामान सारा रखा हुआ था, कनस्तर रखे हुए थे, अचार का सामान रखा हुआ था, अलगनी में सारे कपड़े लटके हुए थे, वहां सोए हुए थे। सारे वार्तालाप चल रहा था और गजाधर बाबू सुन चुके थे। अब गजाधर बाबू के लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि इस घर में रहा जाए।
जो बच्चे बहू इस तरह से उसके बारे में सोचते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मैं काम कर सकता हूं, और मैं अगर काम कर सकता हूं, और इनको दरअसल नौकरों की आदत पड़ गई है, तो नौकर तभी रह सकता है जब थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो उनको प्रस्ताव याद आता है कि फैक्ट्री वाले ने जब कहा था कि आप फैक्ट्री में आइए, आपको हम नौकरी इसलिए देंगे कि आप कर्मठ व्यक्ति हो, ईमानदार हो, और आप जैसा व्यक्ति आधी तनख्वाह में भी काम कर ही लेगा, क्योंकि आधी तो पेंशन आ ही रही है, आधी हम दे देंगे। तो इस तरह से गजाधर बाबू को प्रस्ताव याद आता है उस स्टोर रूम में बैठे बैठे। बैठे बैठे जब प्रस्ताव याद आया तो उन्होंने निर्णय ले लिया चलना है। तो उन्होंने कहा पत्नी से कि तुम भी चलो। पत्नी चल सकती है, बच्चे बच्ची बड़ी हो गए, ये अपना काम कर सकते हैं। तो जो ही कहा तो पत्नी ने शक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो घर का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। आप संवाद देखिए कितने सटीक है, कारगर्भित है। मैंने तो ऐसे ही कहा था। गजाधर बाबू बहुत सोच समझ करके जो निर्णय ले चुके थे, पत्नी पर भी किसी तरह का प्रेशर नहीं डालते, बल्कि उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि गजाधर बाबू इसको अन्यथा लेंगे। वो कह रहे हैं मैंने तो ऐसे ही कहा था, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, और गहरे मौन में डूब जाते हैं। ये मौन में डूबने का मतलब है कि अब जो रही सही बात थी वो भी खत्म हो गई। अपनों के अलावा एक मात्र पात्र है गणेश ही इस कहानी में, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। गजाधर बाबू के सबसे नजदीक पात्र कौन है? अगर कहानी में सवाल किया जाए तो सब कोई पाठक पढ़ करके यही कहेगा कि एकमात्र पात्र है गणेश, जो गजाधर बाबू के सबसे नजदीक रहा। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि खून के रिश्ते तो बदल गए, पलटी खा गए, या नया खून अब उतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो जो रिश्ते हैं, जब इन्होंने काम किया कर्तव्य परायणता से, ईमानदारी से, वहां जो काम किया था, वहां काम करने वाला गणेश ही पूरी तरह से वफादार था। इस तरह से कहानी पढ़कर पाठक के मन में आज का समाज में वृद्ध या परिवार में मुखिया की स्थिति का रेखा चित्र बनता हुआ प्रतीत होता है। अब आप ये देख सकते हैं, इतना गुजर जाने के बाद घर का मुखिया बनाम वृद्ध का स्थान, वृद्ध का अकेलापन यहां दिखाई दे रहा है। पिता पुत्र संबंधों में बदलाव आ चुका है, पीढ़ीगत अंतराल बखूबी दिखाई दे रहा है, पति पत्नी के संबंध बदले हुए हैं, रूप बदलता घर का मुखिया। और अंतिम बिंदु है जो इस कहानी में तो नहीं आया, लेकिन परिस्थितियां ये बोल रही है कि घर के मुखिया का स्थान यहां तो वापसी हुआ था, लेकिन अगर बदले हुए रूप में कहेंगे तो ये आता है। यानी हम आसपास देख रहे हैं कि अधिकांश वृद्धाश्रम पहुंच रहे हैं। ये कहानी दरअसल इस तरह की कहानी हमें और भी देखने को मिली, तो उसमें आती है त्रिशंकु कहानी, मन्नू भंडारी ने लिखी है, और ये लगभग समकालीन रचनाकार रही है। दोनों कहानियों में तुलना संभव है, कई तरह से तुलना हो सकती है। तुलना होने के कारण पीढ़ीगत अंतराल जो यहाँ है, उसी तरह से त्रिशंकु कहानी में भी दिखाई देता है। त्रिशंकु कहानी में माँ है, बेटी तनु है। तनु और माँ के बीच में बहस होती है, जीवंत बहस होती है। कहानीकार का रुख तनु के साथ होता है, लेकिन इधर वापसी में गजाधर बाबू के साथ। या इतना जान लेना जरूरी है कि रचनाकार दोनों ही कहानियों की महिला हैं, और दोनों में पिता पुत्र संबंध या मां बेटी संबंध आता है। लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि मनु भंडारी वहां बेटी के साथ है, यानी मां के साथ नहीं।
यानी वो बेटी के जो आधुनिकता बोध है बेटी का, वहां मां को कटघरे में खड़ा करती है। यहां पर गजाधर बाबू के साथ है नायिक, कहानीकार, और सारे पात्र खलनायक दिखाई देते हैं। कोई भी पाठक पढ़ करके किसी भी पात्र का साथ नहीं हो सकता सिवाय गजाधर बाबू के। हर पाठक ये चाहेगा कि गजाधर बाबू एकदम सही है, गलत है सारे के सारे। मां भी, बेटे बेटी, बहू सब गलत है। सही कौन है? गजाधर बाबू है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारा रचनाकार का लक्ष्य यहां गजाधर बाबू है, और गजाधर बाबू को सही साबित किया गया है, बाकी पात्रों को खलनायक साबित कर दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिशंकु कहानी और वापसी कहानी में तुलना अगर करेंगे तो कई तरह से दोनों की रचनाकारों के दृष्टिकोण में अंतर आता है। दोनों ही लेखिकाएं रही है, इसके बावजूद भी कहानी की परिस्थितियां किस तरह से बदलती है। दोनों में साम्यता और विषमता हम देख सकते हैं। समानता इतनी है कि रचना की शीर्षक महत्वपूर्ण है, त्रिशंकु। वहां त्रिशंकु कौन है? त्रिशंकु मां है, जो कभी तनु के नाना से विद्रोह करके लव मैरिज करती है, लेकिन जब तनु भी ऐसा करने लगती है तो तनु की मां उसे कई तरह की बातें बताती है और व्यवधान डालती है। तब तनु ये कहती है कि मां, तुम अपनी जिंदगी जी चुकी हो, अब मेरी जिंदगी मैं अपनी तरह से जीऊंगा, और समय बदल चुका है। आपके समय में 25 वर्ष की उम्र में जो किया जाता था उसे हम 17-18 में करते हैं। समय इतना बदल चुका है। इस तरह से कह सकते हैं कि लेखिका, रचनाकार दोनों ही स्त्री पात्रों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है। यानी तनु की मां की आलोचना करती हुई दिखाई देती है। यहां पर गजाधर बाबू की पत्नी या बहू या बेटी, तीनों के साथ वो नहीं है। इनकी आलोचनात्मक रुख देखा जा सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही अपने पात्रों के कष्ट भोगने को स्वीकार करती है। ये मजेदार बात है। वो इस तरह से कि गजाधर बाबू ने जिस तरह से नौकरी की, नौकरी करके वापस लौटे और घर को बहुत लंबे समय तक अपने स्तर पर छोड़ दिया था, उसकी नियति गजाधर बाबू को भोगनी पड़ेगी। क्योंकि गजाधर बाबू ने जब इतने लंबे समय तक घर को छोड़ा है, तो उस शून्य में कोई तो स्थान लेगा। उस शून्य में जिसने स्थान लिया, यानी सभी पात्रों ने अपना अपना स्थान ले लिया था, अब वो स्थान नहीं छोड़ना चाहते। इस तरह से गजाधर बाबू को अकेलापन भोगना पड़ता है। वो अकेलापन का जिम्मेदार खुद है, इसलिए खुद को कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि आप अगर त्रिशंकु कहानी देखेंगे, ये वापसी, इनके जो नायक है, इनके कष्ट के लिए खुद जिम्मेदार है, तो कष्ट भोगने के लिए भी उनको ये भी निभाना ही पड़ेगा। गजाधर बाबू का कष्ट सहना ही है, तो तनु की मां को भी सहना ही होगा। दोनों लेखिकाएं की दृष्टिकोण इस अर्थ में समान है। असमानता है तो हम भी देख सकते हैं फल के रूप में। त्रिशंकु में आधुनिकता बोध है, नई पीढ़ी के साथ टकराहट है, माँ बेटी में विवाद है, विमर्श है, दोनों बराबर विमर्श में है, दोनों के अपने विचार है, वक्तव्य है। तनु की मां कहती है गुस्से में, वित्तीय वर्ग की लड़की जितनी छूट दी जाती है उतनी ही पैर पसारती है। मां का द्वंद है, वो छूट देकर भी नहीं दे पा रही है, वो कब नाना और कब मां बन जाती है। तनु भी अपनी तरह से जीना चाहती है, वो कम से कम में अधिक जीवन जीना चाहती है। उसका कहना है, मां जो आपने 25 साल में जिया है, उसे 15 वर्ष में ही जी लेना चाहती है। नई पीढ़ी की तनु स्वतंत्रता की मांग करती है। इस तरह से स्त्री सशक्तिकरण के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है तनु। लेखिकाओं के अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। त्रिशंकु में लेखिका नई पीढ़ी का पक्ष ले रही है, वापसी में पुरानी पीढ़ी के साथ है उषा प्रेमवदा। ये दोनों ही कहानियों की तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कहानियों में कुछ हद तक समानता है।
आलोचक की निगाह में कहानी देखें तो पता चलेगा कि डॉक्टर नामवर सिंह ने इस कहानी को शिल्प विहीन कहानी द्विजेंद्रनाथ मिश्र की मिश्र निर्गुण की कहानी से तुलना की थी और वापसी कहानी को यथार्थपरक कहानी कहा था और उसको भावना प्रधान कहानी कहा। अब हम अंत में देख सकते हैं इससे कई कहानियां जिनसे इनकी तुलना की जा सकती है। भटिंडे वाली गाड़ी, शटल, नरेंद्र कोहली की चीफ की दावत, भीष्म साहनी, पिता ज्ञानेंद्र, वसीयत मेरी खुद की, और उपन्यासों में से हैं वसीयत डॉक्टर सूरज सिंह नेगी का उपन्यास जो हाल ही में आया। यूट्यूब पर एक वापसी आई है जिसको अगर दिखा सकते हैं तो ये आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिली है मुझे महज 4 मिनट की। आप ताज्जुब करोगे कि ये कितनी सटीक बैठती है। आप इसका देखिए।
हाँ, अब आपका कोई सवाल कहानी के संदर्भ में? सभी सवाल करने के लिए आजाद है।